गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में मैग्निफिकेशन और मिरर इक्वेशन के बेस्ड पे क्वेश्चन किए थे। आज अपना टॉपिक है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। सबसे पहले तो अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, जिसमें एक हवा है, एयर है, दूसरा ग्लास है, जिसका अपवर्तनांक μ1 और μ2 है। यहां से एक आपतित किरण एंगल I, इंसिडेंस एंगल I, आपतन कोण I पर आई और टकरा के कुछ हिस्सा इसका परावर्तित हो गया और कुछ हिस्सा अपवर्तित हो गया। ये किरण अपवर्तित किरण है, ये एंगल अपवर्तन कोण स्मॉल r है। ये एंगल छोटा होगा या बड़ा, इस बात का निर्धारण इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डिसाइड करेंगे। लेट सपोज ऊपर वाला माध्यम यदि विरल है, नीचे वाला माध्यम यदि सघन है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर शिफ्ट हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यदि माध्यम 1, मीडियम 1 डेंसर मतलब सघन है और माध्यम सेकंड जो विरल है, रेयर है, तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब की ओर शिफ्टिंग होना और अभिलंब से अवे होना, इसका जो निर्धारण है वो दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू करेंगे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके रूल। तो रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो देखिए पहला रूल होगा आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। तो ये तीनों है इस पॉइंट पे स्थित है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड, आपतन कोण की ज्या मतलब एंगल I साइन I तथा अपवर्तित कोण की ज्या साइन R, इनका अनुपात नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। मीन्स साइन I अपॉन साइन R, जो ये क्या बोला गया है, साइन I साइन थीटा को ज्या से डिनोट करते हैं, इंसिडेंस एंगल I तो आपतित किरण की ज्या का अनुपात तथा अपवर्तित किरण की ज्या साइन R, इनका जो अनुपात है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, नियत होता है। इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से। इसे अपन स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसको किस प्रकार लिखा जाता है? तो देखिए स्नेल के नियम को अपन देख लेते हैं। तो देखो अपन ने क्या बोला, आपतन कोण की ज्या साइन I बटा साइन R, इसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है। देखो मीडियम 1 में, माध्यम 1 में प्रीवियस डायग्राम में यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या थी, v1। माध्यम 2 में स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की चाल क्या थी, v2। तो जिसका एंगल इंसिडेंस है उसी की वेलोसिटी v1, जिसका एंगल नीचे अपन में क्या था, एंगल R था, तो उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या थी, v2। तो इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो यहां से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v1 sin R इज इक्वल टू v2 sin I, या फिर म्यू के रेस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं? तो देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, इसको सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये म्यू क्या होता है? म्यू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? c, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? v। तो यहां से म्यू क्या हुआ? म्यू हो जाएगा अपना c अपॉन v। यदि मैं यहां से v निकालना चाहूं तो v का जो फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू c अपॉन म्यू। यदि v1 के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला देखना है तो हो जाएगा c अपॉन म्यू वन। तो v1 के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v1 के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला हो जाएगा v1 इज इक्वल टू c अपॉन म्यू वन, और v2 का करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा? c अपॉन म्यू टू। तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो देखिए v1 के करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला मिलेगा मुझे c अपॉन म्यू वन बटा c अपॉन म्यू टू। c से c की क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। म्यू टू कहां जाएगा? ऊपर, और म्यू वन कहां जाएगा? नीचे। तो ये वाला फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो यहां से स्नेल के नियम का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। ये वाला फॉर्मूला आपने बहुत ज्यादा पढ़ा भी होगा। तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। एक चीज और, जो अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन की घटना में प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसमें कभी भी चेंजेस नहीं आता है। चेंजेस किस में आता है? स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ। तो देखिए वेवलेंथ के रूप में भी अपने को पता है कि आपने लाइट के जो प्रोपोगेशन में स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर में देखा था, लाइट का प्रोपोगेशन कुछ इस प्रकार होता है, और यहां से यहां तक इसको अपन बोलते हैं लैम्बडा, और ये इसका क्या है? टाइम पीरियड t, और इसकी स्पीड है v। तो अपन लिखते हैं दूरी लैम्बडा, दूरी बराबर चाल स्पीड v इंटू टाइम t। तो यहां से v का फॉर्मूला क्या बनेगा? v बराबर लैम्बडा अपॉन t, और 1 अपॉन t क्या होता है? 1/आवृत्त काल, टाइम पीरियड, वो थी फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टी को अपन फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो यहां से हो जाएगा v बराबर f लैम्बडा। और अपने को पता है कि अपवर्तन की घटना में फ्रीक्वेंसी f में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो v समानुपाती लैम्बडा ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां से देखिए v समानुपाती लैम्बडा लिख सकते हैं। अपन क्या लिख सकते हैं? यहां से v प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो यहां से देखिए v1 के करस्पॉन्डिंग लैम्बडा वन, v2 के करस्पॉन्डिंग लैम्बडा टू। तो यहां से v1 के करस्पॉन्डिंग जो ऊपर लिखेंगे वो लिखेंगे लैम्बडा वन, और v2 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे? लैम्बडा टू। तो ये पूरा का पूरा इस फॉर्मेट में एक अपना फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अपन ने अपवर्तन देख लिया, अपवर्तन के दोनों रूल्स पढ़ लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपवर्तन की घटना में आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है उसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य तथा उसकी स्पीड, चाल में परिवर्तन होता है। ये अपन ने दो रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा। अब ये अपना टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब विचलन कोण। तो देखिए इस डायग्राम 1 में ये कोई प्रतकारी पृष्ठ है, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण आई है। यदि ये मीडियम 1 एयर है, या फिर मैं बोल दूं रेरर है, रेरल मीडियम, और ये वाला सघन माध्यम डेंसर, ये वाला मीडियम सघन है, सेकंड वाले डायग्राम के लिए, और ये वाला मीडियम विरल है। तो दोनों केस में क्या होगा देखो, यदि मीडियम 1 विरल है
दूसरा माध्यम सघन है, तो ये आपतित किरण एंगल आई से आएगी। तो माध्यम जब दो में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यहां से डेविएशन मतलब ये विचलन कितना हुआ, ये विचलन ये वाला विचलन है, यहां से यहां तक इस एंगल से। एक्चुअल पाथ क्या था, ये डैश 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 वाली लाइन, लेकिन गई कौन से, इस पाथ से। तो ये विचलन हुआ। तो विचलन कितना हुआ, विचलन हुआ यदि टोटल एंगल आई तो ये भी एंगल टोटल कितना होगा, आई। लेकिन शिफ्टिंग एंगल एक्चुअली कितना बना रही, आर। तो शिफ्टिंग तो ये है, तो ये वाला जो एंगल होगा अपना, ये एंगल होगा आई माइनस आर, जो अपना होगा डेविएशन। इस वाले डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम के लिए माध्यम 1 था सघन, सघन का मतलब डेंसर। मीडियम 2 था विरल, विरल का मतलब रेयर। तो ये आपतित किरण इंसिडेंस रे एंगल आई के साथ इंसिडेंस हुई और एंगल आर के साथ अभिलंब से दूर होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अभिलंब से दूर रिफ्रैक्ट हो गई। तो यहां से इसकी शिफ्टिंग कितनी हुई, ये शिफ्टिंग एक्चुअल पाथ क्या था, ये डैश 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 वाली लाइन थी, लेकिन शिफ्टिंग कितनी हुई यहां से यहां तक। तो ये शिफ्टिंग कितनी है, ये शिफ्टिंग है, देखो यदि ये एंगल आई था तो यहां से यहां तक ये भी एंगल कितना होना चाहिए, आई। शीर्ष के अभिमुख कौन है, लेकिन एक्चुअली शिफ्ट कितनी हुई, ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी कैसे निकाल सकती, आर कुल में से आई घटा दूं तो आर माइनस आई कर दूं तो ये आ जाएगा डेविएशन। तो इन दोनों डायग्राम में क्या कॉमन है, कॉमन सिर्फ एक चीज है कि डेविएशन जो निकाल रहे हो वो निकाल रहे हैं बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल, या फिर बोलूं विरल माध्यम के अंदर जो कोण दे रखा है उस एंगल में से सघन माध्यम के एंगल को घटा रहा हूं। यहाँ पे क्या विरल का इंसिडेंस आई था, आई माइनस आर किया। यहाँ पे विरल के लिए इंसिडेंस एंगल क्या था, आई आर था, आर में से आई को सब्ट्रैक्ट किया। तो देखिए इसके बेस्ड पे अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है सी, बाहर एयर है, हवा है, अंदर का जो म्यू है वो √3 है। यहां से जो एंगल आए इंसिडेंस रेज आ रही है वो इससे 60 डिग्री के एंगल पे स्ट्राइक हो रही है। तो यहां से ये रेज जब इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल यही है इसकी, और हल्की सी शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी। यहां से देखो इसके ऊपर नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा, यहां पे बच्चे गलती कर लेते हैं कि यहां पे जब नॉर्मल ड्रॉ करते तो बच्चे देखते हैं इसको ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये बच्चों रॉन्ग है। नॉर्मल जब भी किसी कर्व्ड सरफेस पे, जब भी किसी कर्व्ड सरफेस मतलब वृत्ताकार पथ पे अभिलंब को बनाना हो तो अभिलंब होगा उसकी त्रिज्या के अनुदिश। तो इसकी रेडियस क्या होगी, ये वाली। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल जब ये है तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, तो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी। तो ये एंगल ई, ये एंगल अपना आर, और टोटल डेविएशन डेल्टा का कुल कितना विचलन होगा, ये तीनों अपने को ज्ञात करने हैं। तो अपन को कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले तो अपना स्नेल का नियम लगाना है। तो स्नेल का नियम क्या था, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है, म्यू बराबर 1। यहां पर भी म्यू बराबर क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों मीडियम को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे स्नेल का नियम लगाओ। तो जब यहां पे स्नेल का नियम लगाओगे तो क्या होगा, μ1 sin i
इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन की वैल्यू कितनी होगी एयर के लिए 1, साइन आई मतलब साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू म्यू टू की वैल्यू कितनी है √3 साइन आर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन आर। √3 से √3 कैंसिल आउट, तो साइन आर की वैल्यू यहां से जो अपने को मिलेगी वो साइन आर की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 1/2 मीन्स आर बराबर मिल जाएगा अपने को 30 डिग्री। ये चीज तो मिल गई, तो आर की वैल्यू कितनी मिली, आर बराबर 30 डिग्री। तो यहां से देखो सबसे पहले थी ये एंगल अपने को 30 डिग्री मिल गया है। अपने को इमर्ज्ड एंगल, एंगल ई इमर्ज्ड एंगल निकालना है। तो देखो इमर्ज्ड एंगल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपने को ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल अपन फाइंड करेंगे। देखो यदि ये इसकी रेडियस आर है, इसका सेंटर सी, ये भी क्या है रेडियस आर। अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर। तो देखो ये और ये जो भुजाएं दोनों बराबर है तो इनके सामने के कोण क्या होंगे बराबर। तो इस भुजा के सामने कोण 30 है तो इस भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा 30। ये चीज अपने को पता चल गया। तो ये एंगल 30 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है। ये एंगल ई अपने को ज्ञात करना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का अपने को पता है वापस म्यू है, म्यू बराबर 1 है। तो यहाँ पे वापस स्नेल्स लॉ लगा दो। तो जब यहाँ पे स्नेल का नियम लगाओगे तो यहाँ पे लिख देते अपन μ1, इसके लिए क्या लिखेंगे μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन ई। तो यहां से μ1 कितना √3 साइन 30 इज इक्वल टू μ2 का मान 1 ही है तो यहाँ पे 1 लिख देता हूं 1 साइन ई। तो यहां से क्या हुआ √3 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू साइन ई। तो यहां से साइन ई की वैल्यू आ गई साइन ई बराबर √3/2। तो ई का मान आ गया 60 डिग्री। तो इमर्ज्ड एंगल कितना आया 60 डिग्री। अब अपने को इसका तीसरा पार्ट था कि टोटल डेविएशन ज्ञात करना है। टोटल डेविएशन ज्ञात करना है। तो टोटल डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो टोटल डेविएशन के लिए पहले तो इसका डेविएशन निकाला। तो ये लाइट रेज ऐसे आ रही थी तो ऐसे सीधे ऐसे निकल जानी चाहिए थी, लेकिन शिफ्टिंग कितनी हुई यहां से यहां तक। तो यदि ये 60 डिग्री एंगल है, टोटल कितना होना चाहिए 60, शिफ्टिंग कितनी हुई यहां से 30, तो ये कितना 30 डिग्री। या फिर अपन ने पढ़ा था कि बड़े वाले कोण में से छोटे वाले कोण को घटा दो। तो यहां से जो ये शिफ्टिंग आएगी बड़ा कौन सा 60, छोटा कौन सा 30। तो 60 में से 30 को घटाओ तो ये शिफ्टिंग आ जाएगी। तो ये शिफ्टिंग कितनी हुई 30। तो यहां से Δ1 प्लस Δ2, ये Δ2 ये इसकी भी शिफ्टिंग निकाल देंगे हम। तो Δ1 को देखते हैं, Δ1 आ जाएगा 60 माइनस 30 डिग्री प्लस अब Δ2 की बात करते हैं। ये रेज जानी कैसे चाहिए थी ऐसे, लेकिन शिफ्ट कितनी हुई यहां से यहां तक। तो इसकी शिफ्टिंग कैसे निकाले, इसकी शिफ्टिंग वही अपन ने क्या बोला बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल घटा दो। तो 60 माइनस 30 कितना आएगा 30। तो यहां पर भी 60 माइनस 30, तो यहां कितना बचा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये 30 डिग्री कैसा है क्लॉकवाइज, ये भी 30 डिग्री कैसा है क्लॉकवाइज। तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज टोटल डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास ट्यूब जो है, ग्लास की एक स्लैब है, उसके अंदर अपने को रिफ्रैक्शन देखना है। ठीक है, तो देखिए एक कांच की एक स्लैब है, एक प्रकाश की किरण है, आपतित किरण जो आपतन कोण आई से स्ट्राइक हुई। यदि इसका एक्चुअल पाथ कौन सा था, ये डैश वाली लाइन,
लेकिन ये हवा से ग्लास में आई तो अभिलंब की ओर शिफ्ट हो जाएगी और ये एंगल R1 पे स्ट्राइक हुई। यहां से ये एंगल R1 है और वापस इस मीडियम से बाहर की तरफ जाएगी तो ये क्या है, सघन। ये कौन सा माध्यम है, विरल, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये एंगल R1 है तो ये भी एंगल कितना होगा, यहां से यहां, ये भी R1 होगा। और ये इमर्जेंट रे है, ये एंगल E है, ये इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंस रे है। तो आपको निकालना है कि ये वाली रेज और ये वाली इसका एक्चुअल पाथ, ये दोनों कैसी होगी, पैरेलल होगी या नहीं होगी, ये अपने को बताना है। तो देखिए यहां पर इस सरफेस 1 और सरफेस 2 के लिए अपन स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल लॉ क्या है, μ1 sin I इज इक्वल टू, इसके लिए बोलो μ2 sin R1, तो μ2 sin R1। अब इन दोनों सरफेस के लिए अपन स्नेल का लॉ लिखते हैं। तो स्नेल के नियम के अनुसार इसका μ2 sin R1 इज इक्वल टू μ1 sin E। तो सेकंड वाली, ये तो फर्स्ट वाली के लिए, सेकंड के लिए लिखो μ2 sin R1 इज इक्वल टू μ1 sin E। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहां से इक्वेशन 1 और 2 से देखो, ये वाला टर्म्स क्या है, ये वाला टर्म्स दोनों में क्या है, कॉमन। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से अपन ऐसे लिख सकते हैं μ1 sin I इज इक्वल टू μ1 sin E। तो यहां से μ1 से μ1 कैंसिल आउट, तो sin I बराबर sin E, तो sin I इज इक्वल टू sin E। तो यहां से इंसिडेंस एंगल I इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल E। तो देखो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, यदि इस ग्लास ट्यूब में जहां से रेज आ रही, एंटर हो रही, उसका अपवर्तनांक तथा जहां से रेज बाहर निकल रही, इमर्जेंट हो रही है, उसका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि ये दोनों बराबर है तब उस वाले केस में ये दोनों रेज, जो इसका एक्चुअल पाथ था और जो इमर्जेंट रेज है, ये दोनों पैरेलल होगी, समांतर होगी। ये दोनों एंगल बराबर हुए, इसका मतलब ये दोनों बोथ द लाइन कैसे होगी, पैरेलल। ये दोनों लाइन कैसे होगी, समानांतर होगी। तो अपन देखते हैं इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे में क्या रिलेशन होगा। मान लो कि ये वाला मीडियम μ1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ2 है, इसका μ3 है और इसका है μ4, ठीक है। और कंटिन्यूअसली μ4 सबसे ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर μ3, फिर μ2 और फिर μ1। इंसिडेंस जो एंगल आई, रेज आई, इसके साथ एंगल आई बना रही। यदि ये एंगल आई है और ये मान लो कि R1 है, क्योंकि ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, μ1 से μ2 ज्यादा है, ये मतलब डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो जाएगी। ये R1 है तो ये भी क्या होगा, R1। कौन से, शीर्ष अभिमुख कोण। ये वाला एंगल R2 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, R2, शीर्ष अभिमुख कोण है। और ये वाला एंगल मान लो कि R3 है। तो इस वाले केस में अपन जो स्नेल का नियम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R1। μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 इंटू sin R1। ये तो हो गए फर्स्ट सरफेस के लिए, इन दोनों के लिए। अब इन दोनों के लिए लगाते हैं, इन दोनों के लिए क्या लगेंगे, μ2 sin R1, μ2 sin R1 इज इक्वल टू μ3 sin R2। μ2 sin R1 इज इक्वल टू μ3 sin R2। ये कौन सी, सेकंड सरफेस के लिए होगी। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। अब थर्ड सरफेस के लिए देखें, थर्ड सरफेस के लिए कौन सी, ये वाली होगी, तो μ3 sin R2। तो थर्ड सरफेस के लिए क्या होगी, μ3
साइन R2 इज इक्वल टू म्यू 4 साइन R3। ये वाली थर्ड सर्फेस के लिए होगी। ठीक है, तो यहां से देखो ये दोनों जब इक्वल है, ये दोनों जब इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहां से हम दोनों इन दोनों को इक्वल कर लेते। तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 4 साइन R3। अब यदि अपन बात करें कि एक्चुअल इसका पाथ कैसा होना चाहिए, एक्चुअल पाथ ऐसे होना चाहिए था, जा कैसे रही है, ऐसे जा रही है। तो क्या ये दोनों पैरेलल होगी या नहीं होगी? ये दोनों पैरेलल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो जब एंटर हुआ था, लाइट एंटर हुई थी, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। जब रेज बाहर निकली तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक था म्यू 4 था। यदि ये दोनों अपवर्तनांक अलग अलग हो तो प्रकाश की जो किरण है वो पहले वाली रेज के पैरेलल नहीं जाएगी। ये दोनों पैरेलल नहीं होगी। पैरेलल कब होगी? जब इन दोनों मीडियम के जो अपवर्तनांक हो, या फिर ये दोनों वाले मीडियम सेम हो या अपवर्तनांक क्या हो, सेम हो, तभी ये दोनों रेज कैसी होगी? पैरेलल। थैंक यू।